गट को जो माइक्रोबायोम होते हैं वो क्या होते हैं? आपकी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में गट में कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया है, उसको गट माइक्रोबायोम बोला जाता है। और ये भी जीनोम की तरह हर इंसान का एक डिफरेंट फुटप्रिंट होता है। गट को दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। सेरोटोनिन 90 to 99% आपकी गट से आता है। और सेरोटोनिन आपके मूड के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सैडनेस के लिए, जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि वो गट से आता है इसलिए गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग जो सेरोटोनिन पे डिपेंडेंट है उसका सोर्स जो है वो गट। कैसे पता चलेगा कि हमारा गट जो है वो सही नहीं है? अगर आज से 2 साल पहले मैं 3 रोटी खाता था और आज मैं 3 रोटी नहीं खा पा रहा हूँ, 2 ही खा पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है पेट भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हुई। थायराइड एंड गट का जो है कनेक्शन वो क्या होता है? कई बार ऐसा होता है ना कि थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो गट पे भी काफी असर पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म में आपको भूख कम लगती है फिर भी आप मोटे होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। हाइपोथायराइडिज्म में पीरियड्स इररेगुलर हो जाते हैं। थायराइड आपका पूरा बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करता है, तो हार्ट डिजीज ज्यादा होता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, इरिथमियाज हार्ट के बढ़ जाते हैं। तो थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। और जब थायराइड की बीमारी होती है तो जनरली थायराइड आपको मारता नहीं, बट आपको जीने लायक भी नहीं छोड़ता। आपकी खुशी जो जिंदगी की है उसे चूस लेता है। हमारे शरीर में गट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गट जिसकी वजह से जितनी भी परेशानियां होती हैं वो होती हैं। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो ओवरऑल आपकी प्रॉब्लम हो सकती है पूरे शरीर में। तो गट को कैसे हेल्दी रखें, उसके लिए क्या खाएं पिएं, कैसा हो लाइफस्टाइल, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर गट क्या होता है और उसे हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर गट खराब होता है तो क्या साइन होते हैं। इन सब पर बात करने के लिए हैं जाने माने गट एक्सपर्ट डॉक्टर शुभम वत्स। बहुत बहुत स्वागत है गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। गट पर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत ही अच्छे से आप गट को समझाते हैं। लोगों को गट के बारे में नहीं पता, तो बेसिकली ये मैं जानना चाहती हूँ कि गट क्या है। पेट में ही जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, गट को आप अच्छे से समझाइए। गट बेसिकली सिंप्लीफाइड वर्जन में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। जी। तो जैसे आप मुंह से खाना खाते हैं और जब तक वो खाना पॉटी बन के निकलता है जी। तब तक जो जो अंग उसको डाइजेस्ट और प्रोसेस करने में शरीर यूज़ करता है उसे गट बोला जाता है। चाहे वो आपकी फूड पाइप हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, एनस हो। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चर्न होके डाइजेस्ट होता है उसमें पैनक्रियाज होता है, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है। ये सब टोटलिटी में गट कहा जाता है। ओके। जब हम गट की बात करते हैं तो इसे हम मतलब अगर हम गट को आम भाषा में समझें, अगर हमें इसे ले मैन को समझाना हो तो क्या समझाएंगे आप? पाचन क्रिया, बेसिकली पाचन क्रिया। गट के बारे में अभी आपने बताया। अब मैं गट को जो माइक्रोबायोम होते हैं वो क्या होते हैं और उसको पूरी तरीके से हमें समझाइए। विजया जी, गट माइक्रोबायोम को समझाने के लिए मुझे आपको जीनोम समझाना पड़ेगा। जैसे हम पैदा होते हैं तो हम आधे जीन्स अपनी मम्मी से और आधे जीन्स अपने पापा से लेके आते हैं। ठीक है। तो ये जो जीन्स की कलेक्शन होती है इन्हें जीनोम बोला जाता है। अच्छा। ये हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है। ओके। जैसे आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सुना होगा कि किसी का डीएनए मिल जाए तो क्राइम सीन पे भी डीएनए मिलता है तो क्रिमिनल पकड़ा जाता है, उसे हाई फॉर्म का सबूत माना जाता है। ओके। इसी तरह जो आपकी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में गट में कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया हैं गट में, हाँ, उसको गट माइक्रोबायोम बोला जाता है। और ये भी जीनोम की तरह हर इंसान का एक डिफरेंट फुटप्रिंट होता है। और इसमें गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं और उनके बैलेंस को यूबायोसिस बोला जाता है। यूबायोसिस, EUBIOSIS। अच्छा। इसका मतलब यू का मतलब इक्विलिब्रियम, बायोसिस का मतलब जो बैक्टीरिया का रहना, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ गुड एंड बैड बैक्टीरिया। इसको बोला जाता है हेल्दी गट। अच्छा। जब किसी भी कारण से, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार लोगों का पेट खराब होता है तो वो केमिस्ट से नॉर्फ्लॉक्स TZ या ओफ्लॉक्स OZ ले लेते हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स। हाँ, ले लेते हैं। तो उसमें गुड बैक्टीरिया मरते हैं, बैड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो उसको डिसबायोसिस बोला जाता है। अच्छा। तो जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आपके गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का बैलेंस खराब होता है उसे डिसबायोसिस बोला जाता है, डिस इक्विलिब्रियम इन गुड एंड बैड बैक्टीरिया। तो ये जो गट माइक्रोबायोम है इस पे आपकी इम्यूनिटी, आपकी गट हेल्थ, आपकी स्किन, आपके हेयर, सब कुछ डिपेंड करता है।
तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं आपके गट माइक्रोबायोम पे आपकी लिवर डिजीज़ डिपेंड करती है, आपकी ब्रेन डिजीज़ जैसे डिमेंशिया, पार्किंसन, ये सब रिलेटेड है, आपकी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। इसीलिए आज के टाइम पे आपका गट और गट माइक्रोबायोम पॉपुलर हुआ है। अच्छा, इस वजह से। हाँ जी। ओके, अच्छा अब मैं जानना चाहूँगी गट को दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है, सो उसके बारे में बताइएगा कि क्यों और कैसे? इसलिए कहा जाता है मैम क्योंकि गट एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल पदार्थ बनाता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, अच्छा। सेरोटोनिन 90 to 99% आपकी गट से आता है और सेरोटोनिन आपके मूड के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सैडनेस के लिए, जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो क्योंकि वो गट से आता है इसलिए गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग जो सेरोटोनिन पे डिपेंडेंट है उसका सोर्स जो है वो गट है। ओ, इसलिए गट डेफिनेटली सेकंड ब्रेन है और गट और ब्रेन कनेक्टेड है। इसको मेडिकल भाषा में गट ब्रेन एक्सिस बोला जाता है और नॉर्मल टर्म्स में गट ब्रेन कनेक्शन बोला जाता है। ओके। सो सिर्फ खाना पचाना जो होता है, क्या वो मतलब गट के लिए क्या वही एक काम है उसका, या और कौन कौन से काम है वो बताइएगा आप हमें। मैम सबसे पहले तो गट का काम है आपको बाहर वाले गंदे पदार्थों से बचाना। जैसे पेट में एसिड होता है तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया जो आप खा लेते हैं उसको मार देता है। ज़रा मुझे एक प्रॉपर में समझाइए कि जैसे जब हम खाना खाते हैं तो वो किस तरह से हमारे पाचन तंत्र में जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम है। तो जैसे हम खाते हैं मैम डायरेक्टली वो फूड पाइप में जाता है। जी। फूड पाइप अराउंड 25 सेंटीमीटर्स की होती है, जो जहाँ पे आपकी ये बीच वाली स्टर्नम बोन खत्म होती है, अच्छा, ऊपर जहाँ से पेट फील होना शुरू होता है वहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है। ठीक है। स्टमक में खाना अराउंड 4 घंटे के लिए रहता है। स्टमक में? हाँ, अच्छा। चर्न होता है। 90 to 95% खाना 4 घंटे में स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। 4 घंटे बाद? हाँ, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो जाता है तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबका डाइजेशन का जो पाथवे है वो अलग है, प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं अब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत लंबा ऑर्गन है, अराउंड 6 से 8 मीटर का ऑर्गन है। अच्छा। इसमें बोला जाता है अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को निकाल के ज़मीन पे ऐसे फैला दिया जाए तो एक टेनिस कोर्ट बन जाता है। बाप रे, इतना ज़्यादा है? इतना लंबा ओह, है। बाप रे। स्मॉल उसको डायमीटर के लिए बोलते हैं, उसका अच्छा, डायमीटर small। स्मॉल है, लेंथ में वो लॉन्ग है। ओह, तो उसमें खाना अराउंड 8 घंटे रहता है और ओके। डाइजेस्ट होता है, प्रोसेस होता है। जो बचा कुचा वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटा है बट डायमीटर में बड़ा है। अच्छा। लार्ज इंटेस्टाइन में ये खाना वेस्ट मटेरियल पानी अब्जॉर्ब होके पॉटी में कन्वर्ट होता है ओके। और ये पॉटी फिर बाहर वेस्ट मटेरियल की तरह निकलती है। ओके। इस डाइजेशन प्रोसेस में बाइल, पित्त जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पित्त जो है वो लिवर बनाता है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है और रिलीज होता है आपके फूड की रिलीज पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है जिनका नाम सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन है, जो पैनक्रियाज की सिक्रीशन को बढ़ा के इस डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये पूरा आपका पाथवे है मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स और फूड को डाइजेस्ट करने का। अच्छा, एक ये गट ब्रेन एक्सिस क्या होता है, इसका थोड़ा टर्म बताइएगा और ये कैसे काम करता है? मैम वही है कि देखिए जैसे मतलब आपने कभी सुना होगा कि जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ तब मुझे एकदम से पेट दर्द होता है या मुझे हाँ। पतले दस्त होते हैं। हाँ मैं जी, स्ट्रेस में बिल्कुल। होता हूँ तो मुझे कब्जी हो हाँ, जाती है। ये और कई बारी वो सर में दर्द और वो मतलब हाँ, पेट तो में गट अजीब सा ब्रेन गुड़-गुड़। एक्सिस का काम जो है वो सेरोटोनिन प्ले करता है। अच्छा। तो जब सेरोटोनिन इम्बैलेंस होता है तो ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। जनरली स्ट्रेस होता है दिमाग में पर सिम्टम आता है गट में। इसी तरह की एक बीमारी जो बहुत पॉपुलर भी है, बहुत सारे लोगों को भी होती है, लोग जागरूक भी होना चाहते हैं, उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोला जाता है। तो ये बेसिकली इसी के लिए होता है, ये स्ट्रेस। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब है कि जो भी आपकी उथल पुथल दिमाग में है, स्ट्रेस है, जो भी लाइफ आप पे फेंक रही है, जो आपको ओवरवेलम कर रही है, उसके सिम्टम्स आपकी गट पे आ रहे हैं। ओह, ये भी होता है इसका मतलब बिल्कुल, स्ट्रेस के टाइम, या फिर अगर बिल्कुल। आपको एंजाइटी वगैरह हो रही हो। बिल्कुल। एंड अगर ये जैसे जो ट्रैवल करते हैं उस दौरान जब कई बार जब वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो उसमें भी पेट में बहुत अनईजी होता है, तो क्या उसका कुछ है कनेक्शन गट का? आप ये माउंटेन ट्रैवलर्स हाँ, की ये बात कर रहे माउंटेन हैं? ट्रैवल या फिर जिन्हें कई बार ये सिकनेस होती है, मैम, कार वो एंड एक ऑल। डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, वो मोशन दूसरी- सिकनेस एक डिफरेंट चीज़ है, जी। वो आपके वेस्टिबुलो कॉक्लियर पाथवे पे डिपेंड करती है। ओके, सो एक गट लाइनिंग आपके शब्दों में क्या कहेंगे और क्या काम होता है उसका? मैम देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें गट की कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे विलाय बोला जाता है। क्या? विलाय, VILLI, मेडिकल टर्म जो गट लाइनिंग बनाती है वो उसको विलाय बोला जाता है। और इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खाना पचाने के लिए ब्रेकडाउन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं।
अच्छा। तो काफ़ी इंट्रिकेट और डीप रोल है गट लाइनिंग का और गट विलाय का। इसी पे डिपेंड करती है आपकी गट परमिएबिलिटी, कि वो कितनी पोरस है, कितना आराम से कोई गंदी चीज़ अंदर जा सकती है ब्लड के। अच्छा। जैसे जो गट है, हाँ। यहाँ पे खाना आ रहा है, हाँ। इसके इस पार ब्लड है, हाँ। इसका काम काफ़ी चीज़ें रोकना है। हम्म। गट लाइनिंग का काम है रोकना, गंदी चीज़ों को रोकना, पर कई बार वो नहीं रोक पाती, तो जिसको परमिएबिलिटी बोला जाता है। ओके। तो बहुत सारी बीमारियां गट परमिएबिलिटी के डिसफंक्शन से भी होती हैं, जो अगेन गट माइक्रोबायोम के काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। अच्छा। हाँ जी। सो इतना बहुत ही माइन्यूट चीज़ है ये, लोगों को ये वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं पता होगी कि ऐसा भी कुछ होता होगा। हाँ, मतलब ये मैम काफ़ी मेडिकल टर्म्स हो गई, काफ़ी तो मेडिकल काफ़ी टर्म्स इन हो डेप्थ गई। मेडिकल नॉलेज हो गई है। एंड प्लस गट के बारे में इतनी ये जो मतलब ये नॉलेज है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यस, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। है ना। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी जो गट हेल्थ जब ख़राब होता है तो क्या मतलब कैसे पता चलेगा कि हमारा गट जो है वो सही नहीं है? कई बार हल्का फुल्का पेट में दर्द हो जाता है, या जैसे कि अगर कहते हैं दस्त लग जाना हल्का फुल्का, कब हम ये नोटिस करेंगे कि अब हमारा गट जो है वो साथ नहीं दे रहा है और हमें मतलब कोई भी आपको ऐसे एब्डोमिनल इश्यूज हों जो आपकी नॉर्मल प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ को रोक रहे हैं, अच्छा। सोशियो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को रोक रहे हैं, तो आपकी गट हेल्थ खराब है। अच्छा। सपोज आपको एक्सेस गैसेस डेवलप हो रही हैं जो बैड स्मेलिंग हैं, जिसकी वजह से सोशली आपको एम्बैरेसमेंट हो रही है। ठीक है। सपोज आपको खाना खाते ही पेट फूल रहा है, जिसकी वजह से आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, जिसको ब्लोटिंग बोला जाता है, तो वो भी एक गट हेल्थ का साइन है। सपोज आप दिन में 2 से 3 बार से ज़्यादा पतले दस्त जा रहे हैं, तो वो भी एक पुअर गट हेल्थ का साइन है। दूसरा, आपका एंग्जाइटी स्ट्रेस में आपको या तो पेट में दर्द होके कब्जी हो रही है, या पेट में दर्द होके पतले दस्त हो रहे हैं, वो भी एक पुअर गट हेल्थ का साइन है। आप को लग रहा है कि आपका खाना जो आप खा रहे हैं एकदम से पेट जल्दी भर जाता है आपका, जितना पहले खा पाते हैं अब नहीं खा पा रहे, तो भी एक पुअर गट हेल्थ का साइन है। अच्छा। तो ये सब आपकी गट मतलब हेल्थ ये पे अच्छी बात नहीं है। कई बार ये होता है कि आप ठीक है अगर कम टाइम में ही पेट भर जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो दिक्कत नहीं है मैम। अगर आप नॉर्मली जितना खा रहे थे और ओवर ईट नहीं कर रहे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ डिफरेंट हो गई है ना। अच्छा। अगर आज से 2 साल पहले मैं 3 रोटी खाता था और आज मैं 3 रोटी नहीं खा पा रहा हूँ, 2 ही खा पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है पेट भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। ओके। एंड अभी गट हेल्थ ये सारे आपने सिम्टम बताए, अब मुझे बताइएगा कि गट हेल्थ अगर ख़राब होता है तो हमारी स्किन पर, हमारे हेयर पे क्या क्या असर पड़ता है, नाखूनों पर या पूरी ओवरऑल बॉडी पे क्या असर बिल्कुल असर पड़ता है मैम। आपका स्किन का ग्लो कम होगा, आपको हेयर फॉल ज़्यादा होगा, आपका हेयर का टेक्सचर बुरा होगा, आपके बाल जल्दी सफ़ेद होंगे, ये सब डेफिनेटली होगा। अच्छा। और स्किन, क्योंकि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है ना। आपके बाल जो सारे हैं वो प्रोटीन है। अच्छा। आपकी जो ये स्किन है ओवरटर्न जब करती है तो शेड करती है, तो नए उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो डेफिनेटली आपका जो स्किन का ग्लो है, जो स्किन का आपका टेक्सचर है, वो सब आपकी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। ओके। अब मुझे बताइएगा कि गट हेल्थ से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि हो जाती हैं, बड़ी बीमारियां या फिर जो नॉर्मल बीमारियां हैं जिसे हम लगातार इग्नोर कर रहे होते हैं और अचानक से एक दिन हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है मैम। अच्छा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, आपका क्या कहते हैं पार्किंसन डिजीज़ है, आपकी अल्जाइमर डिजीज़ है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इन सब से कोरिलेट करती हैं। फिर कुछ रेयर बीमारियां हैं, क्लोस्ट्रीडियम डिफाइकल इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम डिफाइकल इन्फेक्शन मैम वो एक बैड बैक्टीरिया होता है जो एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूज से आपकी इंटेस्टाइन में ग्रो कर जाता है। अच्छा। तो जो कुछ लोग हैं जो एंटीबायोटिक खा रहे हैं, पर्टिकुलरली ओल्ड पीपल में ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से होता है। अच्छा। तो ये जो भी गट हेल्थ के लिए अभी पुअर गट हेल्थ की बात हम लोग कर रहे थे कि इसके लक्षण ये होते हैं और ये बीमारियों की बात हम लोग कर रहे हैं। अब मुझे बताइएगा कि जैसे जब गट हेल्थ जैसे जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता होगा, तो वो कौन से साइन होते हैं जब ये सारा सिम्टम हमें धीरे धीरे देखने को मिलता है? मैम देखिए, कोई भी सिम्टम जो आपकी डाइजेशन रिलेटेड है वो सामने आने लग जाएगा। अच्छा। कोई भी सिम्टम हो सकता है वो। आपको खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, आपको खाना खाते ही पेट में दर्द हो रही है, आपको खाना खाने के बाद गैस ज़्यादा बन रही है। अच्छा, ये सब आपको होगा। बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा है कि खाना खाते ही आपको पॉटी जाना पड़ रहा है। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं। और आज के टाइम में विद दी अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, मेरे को लगता है डेफिनेटली आपको सही टाइम पे अपने गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।
अगर ओवर गैस बन रही हो बिल्कुल या ओवर अगर आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो ज़रूर आपको मिलना बिल्कुल चाहिए, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। अब मैं बात करूँगी वुमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की। एक तो महिलाओं में गट समस्या क्या ज़्यादा होती है क्या, और मतलब बोला भी जाता है कि शायद ज़्यादा होती है, ऐसा है क्या? मैम महिलाओं में एक चीज़ जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आपके सिम्टम्स वेरी करते हैं। हाँ, ये चीज़ है। कुछ एंड महिलाओं को मेनोपॉज में भी। हाँ, कुछ महिलाओं को क्या होता है पीरियड्स आने के हफ्ता से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले ब्लोटिंग ज़्यादा होती है, गैस ज़्यादा बनती है, एंड ओवर ईटिंग भी करने का मन करता है, इमोशनल ईटिंग होती है मैम बहुत ज़्यादा। इमोशनल ईटिंग करने का मन करता है जी। हाँ, तो वो सब रहता है। दूसरा मैम महिलाएं हमारी ज़्यादा इमोशनल भी होती हैं। तो उस किस फेज़ ऑफ लाइफ में वो जा रही हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा फेज़ चल रहा है, उसमें काफ़ी कुछ ईटिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा। और इंडिया में देखा गया है क्योंकि हम कार्ब रिच हैं, अगर आप एक महिला की फ़ोटो 20 साल की देखेंगे, 30 साल की देखेंगे, 40 साल की देखेंगे, 50 साल की देखेंगे, 60 साल की देखेंगे, तो ग्रेजुअली वो वेट गेन कर रही होती है। तो क्योंकि वो सारा जो आप ईटिंग की बात कर रहे हैं, वो सब जो खुशी में समोसे, पकौड़े, ब्रेड पकौड़े और जलेबी और गुलाब जामुन जो सब इकट्ठे होते हैं एक साथ, वो फिर आपको वेट गेन कराते हैं, जो भी गट हेल्थ पे बहुत पुअर इफेक्ट रखता है। दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर आप बहुत खुशी में खाते हैं तो आप दुख में भी उतना ही खाते हैं। लाइक एक स्ट्रेस ईटिंग भी होती है, जैसे अभी बिल्कुल आपने होती है। इमोशनल ईटिंग बोला तो हम वो बहुत खुशी में भी कई बार खाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस ईटिंग होती है उसके बारे में बताइएगा कि वो कितना गट हेल्थ को प्रभावित करता है। मैम इमोशनल ईटिंग और स्ट्रेस ईटिंग बहुत रिलेटेड है। अच्छा। मतलब इमोशन में इंसान स्ट्रेस में भी होता है। अच्छा, इमोशनल में भी आप। हाँ, इमोशंस में भी जब आप इमोशनल हो रहे हैं या तो स्ट्रेस सुख, होता है। हाँ, आपको आपका दुख स्ट्रेस ही तो है। हम्म। खुशी स्ट्रेस नहीं है, पर दुख तो ओके। स्ट्रेस है। तो अच्छा। वो स्ट्रेस ईटिंग जो है, आप अपने आप के स्ट्रेस को बीट कर रहे हैं, बीट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे। ओके। एंड अभी यही जैसे कि अभी हमने बोला कि आप पीरियड्स में, तो पीरियड में प्रेगनेंसी या मेनोपॉज, इस दौरान जो जो सिम्टम होते हैं कि आप मतलब महिलाओं का गट हेल्थ ख़राब हो रहा है, तो अभी आपने बताया कि एक तो ब्लोटिंग हो गया हो जाता है या ओवर खाना हो गया, इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम होते हैं जो कि लगता है कि महिलाओं का गट इस जगह पे ख़राब हो रहा है आगे? मैम यही डिफ्यूज से सिम्टम्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते और हर महिला में डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, कई बेसिकली। बार वो एबनॉर्मल नहीं होते, वो हार्मोनल भी होते हैं। अच्छा। तो इतना वो ऐसा नहीं है कि मतलब ये होगा तो पक्का पुअर गट हेल्थ है, ये होगा तो पक्का पुअर गट हेल्थ है। ओके। बट महिलाओं में ये सिम्टम्स जनरली स्ट्रेस और इमोशन से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। ओके। एंड थायराइड एंड गट का जो है कनेक्शन वो क्या होता है, और थायराइड किस तरह से कई बार ऐसा होता है ना कि थायराइड में थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो गट पे भी काफ़ी असर पड़ता है, तो इसको थोड़ा डिटेल्ड में समझाइएगा, क्योंकि थायराइड में बहुत सारे लोग जूझ रहे होते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मैम थायराइड ना 2 तरह के हार्मोन बनाता है, जी। T3 और T4। ठीक है। जो ये हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है TSH, जी। उसके इफेक्ट के अंडर थायराइड प्रोड्यूस करता है। तो 2 तरह के थायराइड डिसऑर्डर होते हैं। जी। एक ओवर एक्टिव थायराइड होता है जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, एक अंडर एक्टिव थायराइड होता है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म से ज़्यादा कॉमन है सोसाइटी में, और हाइपोथायरॉयडिज्म फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता, बट हाइपोथायरॉयडिज्म फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। कम काम करेगा थायराइड तो T3 T4 कम बनेगा, और थायराइड से T3 T4 ज़्यादा बनवाने की अपेक्षा में पिट्यूटरी TSH ज़्यादा बनाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो थायराइड है जब कम काम करता है तो आपकी आंतें धीरे चलती हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में जो मूवमेंट ऑफ आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, वो कम हो जाता है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाइपो में। अच्छा। और हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको भूख कम लगती है, फिर भी आप मोटे होते जाते हैं। ओह। हाइपोथायरॉयडिज्म में आप एक लेडी को ठंड ज़्यादा लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में पीरियड्स का फ्लो और ड्यूरेशन कम हो जाता है हाइपो में। इसी तरह जब थायराइड तेज काम करता है, T3 T4 ज़्यादा बन रहा है तो पीछे से TSH कम बनता है, इसमें आंतें ज़्यादा तेज चलती हैं, इसमें डायरिया ज़्यादा कॉमन होता है। डायरिया होता है क्योंकि थायराइड आपका पूरा बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करता है, तो हार्ट डिजीज ज़्यादा कॉमन होती है। ओह अच्छा। हार्ट रेट तेज हो जाता है, इरिथमियाज हार्ट के बढ़ जाते हैं। तो थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और जब थायराइड की बीमारी होती है तो जनरली थायराइड आपको मारता नहीं है, बट आपको जीने लायक भी नहीं छोड़ता। हाँ, उसे आपकी खुशी जो ज़िंदगी की है उसे चूस लेता है। तो अगर आपको थायराइड है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म से किसी के भी जानते हैं तो सिर्फ एक गोली सुबह उठ के खानी होती है आपने,
और आपके सारे सिम्टम्स उससे रिकवर होने लग जाते हैं। अच्छा, उसे एक गोली से ही। हाँ जी। एंड गट हेल्थ में भी किस गट हेल्थ में मैम डाइजेशन और स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन चेंज हो जाता है। यस, सेम चीज़ हो जाती है। अच्छा, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी स्ट्रेस एंड ऑल की, तो अभी हम इस पे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें बहुत स्ट्रेस है। मतलब हर बंदा स्ट्रेस से जूझ रहा है। ये अलग बात है कि आप बताते नहीं हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, कई बार आपको पता भी नहीं होता कि आप स्ट्रेस में हैं, बट एक्चुअली आप स्ट्रेस में होते हैं। और उस दौरान जो है वो अभी जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे गट पे काफ़ी असर पड़ता है, तो मैं जानना चाहूँगी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये जितनी कॉमन चीज़ें हैं, इनसे जब स्ट्रेस होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? जैसा भी आपने बताया कि पेट में गुड़-गुड़ होता है या दर्द होता है, जैसा भी है। इसके अलावा और कौन कौन से साइन होते हैं? क्योंकि कई बार ये जो स्ट्रेस है वो इतना लेवल ज़्यादा होता है कि आपको पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाइएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैम अगेन जो हमने पहले बात करी थी, जी। गट ब्रेन एक्सिस जो है वो सेरोटोनिन पर डिपेंड करता है। जी। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो एक तरह से गट हेल्थ पुअर इसलिए भी होती है कि आप खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं कई बार। दूसरा, स्ट्रेस में आप क्या करते हैं, फूड डिलीवरी ऐप्स से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, पिज्ज़ाज, बर्गर्स, ये सब ज़्यादा खाते हैं, उससे भी आपकी गट हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। और स्ट्रेस में आपका सेरोटोनिन इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द या तो पतले दस्त या कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है? स्ट्रेस का मतलब है कि जो भी ज़िंदगी में चल रहा है उसकी वजह से मेरे जो 4 स्फीयर ऑफ लाइफ है, पर्सनल, प्रोफेशनल, लीगल, सोशल, उनमें एक स्फीयर में जो हो रहा है वो दूसरे स्फीयर को इफेक्ट कर रहा है। हाँ, सपोज जी। काम पे मुझे इतना स्ट्रेस है कि मैं गाड़ी चलाते हुए ये भूल गया कि मुझे रेड लाइट पे रुकना जंप नहीं है, करना था, हाँ। मैं रेड लाइट जंप कर दी अनजाने में, तो वो स्ट्रेस है। काम पे मेरे को इतना स्ट्रेस है कि घर पे मेरी वाइफ से या मेरे हस्बैंड से इतनी लड़ाई हो रही है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, तो वो भी स्ट्रेस है। ठीक है, मुझे इतना स्ट्रेस है कि ये रोड रेज हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है, तो ये सब स्ट्रेस कहलाता है। इसमें जनरली जब आप एक स्फीयर ऑफ लाइफ को दूसरे स्फीयर से बैलेंस नहीं कर पाते हैं तब दिक्कतें शुरू होती हैं गट पे। और गट में इसमें आपको ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, पेट में दर्द, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन कोई भी डायमेंशन में हो सकता है। किसी भी तरह और इन लोगों में जनरली हेडेक और गट के सिम्टम्स कोरिलेट करते हैं, ओके। क्योंकि वो दोनों स्ट्रेस से हो रहे होते हैं। तो अब मैं गट बैक्टीरिया के बारे में जानना चाहती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है गट बैक्टीरिया, एंड गट बैक्टीरिया क्यों ज़रूरी होता है, और अलग से क्या आप गट बैक्टीरिया के लिए कुछ देते हैं, जैसे अच्छा रहे गट, इसके बारे में डिटेल्ड में। मैम वही जैसे मैं आपको बता रहा था, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों होता है और इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इन पे आपका डाइजेशन, इम्यूनिटी, स्किन, हेयर दोबारा डिपेंड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो गट बैक्टीरिया की है वो ये है कि जब भी आपके बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया को आउटग्रो करते हैं तो आपको गट के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, पेट में दर्द, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, सब कुछ हो सकता है आपको, बैड ब्रेथ मुंह से, ये सब सिम्टम्स आपको बैड बैक्टीरिया के ओवरग्रो करने से आते हैं। गुड बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में ज़्यादा ग्रो करें उसके लिए बेस्ट है कि आप दही खाएं, अच्छा, लस्सी पिएं नॉर्मली। कुछ मेडिसिन आती हैं जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, इन्हें प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स बोला जाता है। ये भी आपके कुछ अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। ओके। तो गुड बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मल्टीपल फंक्शंस प्ले करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, गट परमिएबिलिटी भी गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया के बैलेंस पे ही डिपेंड करती है। अगर बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया आउटग्रो करते हैं तो आपके गंदे पदार्थ ब्लड के अंदर भी जाते हैं, आपको ब्लड इन्फेक्शंस, लिवर डिजीज़, कुछ ब्रेन डिजीज़, इनका होने का चांस भी बढ़ता है। तो आपको रेगुलरली दही, छाछ, लस्सी का कंजम्पशन करना चाहिए अपने गुड बैक्टीरिया के लिए। दही में जो बैक्टीरिया होता है उसे लैक्टोबैसिलस बोलते हैं और वो बेस्ट गट बैक्टीरिया है अगर हम लगातार रूप में ले पाएँ। दूसरा गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा हमारे लिए सैलड्स और फ्रूट्स होते हैं, अच्छा, वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। अभी हम फूड पे भी आएंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे कि फूड में क्या क्या हम ले सकते हैं, टॉप फूड्स। सो अभी हम और चीज़ों पे बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि थकान वगैरह होना, क्या ये भी कि पुअर गट हेल्थ की साइन है? हो सकता है मैम, बिल्कुल। ओके। क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो रही है, आपको आयरन अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, तो आपको थकान डेफिनेटली हो सकती है। ओके। अब मैं जानना चाहूँगी बच्चों में अगर गट हेल्थ ख़राब है तो उनकी उम्र क्या क्या साइंस आ सकते हैं? लूज टूल्स, पेट में दर्द, फैटी लिवर, फैटी लिवर भी? बिल्कुल। अच्छा।
गट बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है, वो बच्चों गट को। परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप जो खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली ये सिम्टम्स बच्चों में भी हो सकते हैं। एंड जो जब हम एज के होते हैं यानी 40 प्लस या 35 प्लस, तो उस वक्त हमारे गट जो है, हमारा गट किस तरह से चेंज होता है? क्योंकि शुरू में क्या होता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं या हम टीन एज में होते हैं तो हम चीज़ों को पचा लेते हैं बहुत आसानी से, ये कहा जाता है। लेकिन जब एज बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से हमारा जो गट है वो वीक होता है, या क्या कहेंगे? मेजर चेंज जो आता है मैम वो मिल्क के डाइजेशन में आता है। हम्म आप जो गट लाइनिंग की बात कर रहे थे उसमें एक एंजाइम होता है, इसे लैक्टेज बोला जाता है। हम्म मिल्क में जो मेजर कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज होता है। अच्छा। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, जी। उस मॉलिक्यूल को 2 में तोड़ने में हम्म लैक्टेज का काम आता है। लैक्टेज। लैक्टेज जो लाइनिंग में एक एंजाइम है, ये देखा गया एज के साथ लैक्टेज की मात्रा कम होती जाती है। एज के साथ? हाँ जी, लैक्टेज की मात्रा कम होती जाती है, इसे प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है। तो ये लोग जब भी जिनमें लैक्टेज एक लेवल के नीचे गिर जाता है, वो जब दूध पीते हैं तो उन्हें एकदम से ब्लोटिंग, पेट में दर्द और डायरिया होता है। बहुत सारे लोग, जैसे आपने सुना होगा, पेरेंट्स भी बोलते थे कि दूध हमें भाता नहीं है इसलिए हम चाय पीते हैं। ओह हाँ। तो मेजर चेंज जो आता है वही आता है मैम। दूसरा ये चेंज हो सकता है कि आप जिस मात्रा में खाना पचा पाते थे, ओवर ईट कर पाते थे, उसकी मात्रा कम हो जाए, क्योंकि आपकी पूरा जो सिस्टम है वो थोड़ा ओल्ड हो रहा है, मशीन ओल्ड हो रही है। अच्छा, यही मतलब मशीन दो तो ओल्ड हो रही है, मतलब गट में थोड़ा प्रॉब्लम तो आ रही है आ सकता है। तो ये जी। 2 मेन चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं विद एज, विद एज। पर पक्का नहीं होंगी, क्योंकि बहुत लोग 50 साल में भी दूध पी पाते हैं। तो किसको होगा किसको नहीं होगा ये हम नहीं जानते। अच्छा, ये गट के बारे में बात हो रही है तो ये जो बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है और लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि ठीक है, अरे गैस है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हाजमे की गोली वगैरह खा लेंगे ठीक हो जाएगा। तो ये लगातार बहुत ओवर गैस क्यों बनती है? क्या मतलब गट में ऐसी चीज़ें होती हैं कि इतना ज़्यादा गैस बनने लगती है? कई बार गैस चैम्बर भी बोल देते हैं लोग। मैम बहुत बार तो ये देखा गया मेजॉरिटी लोगों में ये एक्सेसिव एरोफेजिया से होता है। एरोफेजिया का मतलब ज़्यादा एयर इनहेल की जगह इंजेस्ट करने से। कैसे मतलब? मतलब जैसे आप सांस ले रहे हैं तो यहाँ तक तो एरिया कॉमन है, हम्म तो वो एंग्जाइटी में, टेंशन में जब सांस ले रहे होते हैं तो ज़्यादा एयर उनके पेट में जा रही होती है। बाप रे, ऐसा भी है? बिल्कुल होता है। अच्छा, मतलब क्या ऐसे नॉर्मल हम जो सांस ले रहे होते हैं वो एक नॉर्मल सांस है? नॉर्मल सांस है, उसमें सांस ज़रूरी नहीं ना कि आप जैसे स्मोकिंग करते हैं तो अच्छा। स्मोकिंग से पेट का कैंसर क्यों होता है? क्योंकि कुछ स्मोक तो आपके लंग्स में जा रहा है और कुछ स्मोक आपके उसमें जा रहा है, मतलब फूड पाइप और स्टमक में जा रहा है। हाँ। तो इसी तरह जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं तो आप स्मोक को इनहेल कर रहे हैं ना, तो इसी तरह जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो कुछ एयर तो अंदर जाती है, कुछ लोगों में ज़्यादा जाती है, तो उनको ज़्यादा गैस बनती है, अच्छा। उनको ज़्यादा डकार आते हैं, ज़्यादा बर्प्स होते हैं। दूसरा, गैस ज़्यादा बनती है जब आपके पेट में कोई बीमारी होती है, कोई अल्सर डिजीज़ है, कोई एच पाइलोरी है, कोई इरोजन्स हैं, कोई घाव हैं, कोई छाले हैं। तीसरा, जब बैड बैक्टीरिया आपके आंतों में ग्रो करते हैं और बैक्टीरिया खाना डाइजेस्ट करने लगते हैं तो वो मीथेन, सल्फर ऐसी गैसेस बनाते हैं जो फाउल स्मेलिंग होती हैं। तब भी लोगों को फार्ट्स आते हैं जो एक्सेसिव फाउल स्मेलिंग होते हैं। तो वो आपके खाने पे डिपेंड करते हैं। तो ये डायमेंशंस हैं जो गैस बन सकती है इनसे। अच्छा, जिसकी वजह से गैस बनती है? स्ट्रेस में गैस बनती है मैम, जिससे हेडेक भी होता है, गैस लोगों को लगता है सर पे चढ़ गई है। हाँ। ये सब भी कारण है एक्सेसिव गैस के। गॉड, कितनी सारी गट की वजह से प्रॉब्लम होती है। सो अब मैं बात करूंगी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से अब ये सॉल्यूशन की बात होगी। अभी हमने बात कर ली बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड ऑल। अब मैं बात करूंगी डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात करूंगी, जिसमें जब हम मॉर्निंग में अब हमें बताइएगा कि गट को कैसे सही रखें। हम सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के क्या करें, क्योंकि सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह ही उठ के अगर कुछ गलत चीज़ खा लेते हैं या गलत चीज़ पी लेते हैं तो वो चीज़ गलत होगी। तो सुबह उठते ही हम ऐसी कौन सी चीज़ खाएं या पिएं जिससे गट अच्छा रहे? मैम सबसे पहले तो बैलेंस डाइट ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। मतलब हमारी पूरे दिन के खाने में 1/3 कार्बोहाइड्रेट, 1/3 फैट और 1/3 प्रोटीन होना चाहिए। 1/3 फैट, फैट। 1/3 कार्बोहाइड्रेट और 1/3 प्रोटीन होना चाहिए। एक्सेस में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको गट को अच्छा रखना है तो मीठा, मैदा, तला हुआ आपको बिल्कुल नहीं खाना है। बिल्कुल नहीं खाना? बिल्कुल अच्छा, मुझे बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए वैसे? बिल्कुल रहना चाहिए मैम। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे चीनी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, केला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और आटा, मैदा चावल? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। मैम देखिए, कार्बोहाइड्रेट में ना ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है कि 100 ग्राम एक कार्बोहाइड्रेट खाने पे कितना आपका एकदम से शुगर बढ़ता है।
तो वीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा है, ज्वार बाजरा का कम है। तो अगर आप आटा यूज़ कर रहे हैं, ज्वार बाजरा का करें तो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, जैसे मिलेट्स जो है। यस, बहुत अच्छा है। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं, जैसे अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो आप होल व्हीट ब्रेड लीजिए, मैदे वाली ब्रेड ना लें। और आटा ब्रेड जो आजकल मल्टीग्रेन बहुत सारा कुछ आ रहा है, मल्टीग्रेन मैम आटा ब्रेड। डेफिनेटली अगेन वो ना आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई करेगा, आपको मोटा करने में ज़्यादा चांसेस हैं करेगा। बट अगर आप वो ले रहे हैं तो साथ में कोशिश करिए कि आप एग्स, पनीर, कॉर्न, ये सब जो स्प्राउट्स, फ्रूट्स, ये सब लें कि आपकी उसकी डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो। मतलब ब्रेड लें तो होल व्हीट होल व्हीट आइडियली आइडियली। ना लें तो बेस्ट है अच्छा, ना ले तो बेस्ट है। ऑब्वियसली। तो अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आप अगर कोई पनीर टोस्ट ले पा रहे हैं 4 से 5 भीगे हुए बादाम के साथ, 2 अखरोट के साथ, राइट। अगर आप मिल्क ले पाते हैं तो आप मिल्क में अगर हल्दी डाल पाते हैं, डाल पाएँ तो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। फिर दूसरी चीज़ जो आती है, अगर आप कुछ खाने के बाद 2 घंटे बाद ब्लैक कॉफ़ी पी पाएँ, अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, वो आपकी गट हेल्थ से ज़्यादा आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी है, राइट। तो हमारी एक रील वायरल हुई थी जो आपने देखी होगी, 1.5 मिलियन क्रॉस हुई थी, जिसमें वो ब्लैक कॉफ़ी और लिवर हेल्थ पे थी। हाँ, मैंने देखा कि ब्लैक कॉफ़ी साइंटिफिकली आपका लिवर फैट गला सकती है अगर आप वेट लॉस के साथ उसे यूज़ करें। कुछ लोगों को लगा था कि ब्लैक कॉफ़ी पीने से ही लिवर फैट गल जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी आपको ज़्यादा हेल्प करती है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो वेट लॉस फैटी लिवर का एक्चुअल ट्रीटमेंट है। वेट लॉस फैटी लिवर का, ओके। मतलब वेट लॉस के बिना फैटी लिवर ठीक नहीं हो सकता, बट अगर वेट लॉस हो रहा है तो साथ में ब्लैक कॉफ़ी आपको हेल्प करेगी। दिन में कितनी पी सकते हैं? मैम डिपेंड करता है, देखिए 3 से 4 बोली जाती हैं, बट हर इंसान नहीं पी सकता। अक्वायर्ड टेस्ट है, टेस्ट अच्छा होता नहीं है। कुछ लोगों को रिफ्लक्स होता है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है। हाँ, तो हमारा जो तरीका होती है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमारा जो तरीका है पेशेंट्स को बताने का कि आप हाफ कप से शुरू करिए और धीरे धीरे उसे बिल्ड करिए। अच्छा, एक टाइम के बाद वो बिल्ड हो जाता है? हाँ जी। अच्छा, कोई दवा की तरह भी पी सकते हैं कुछ लोग, बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी, एक तो आपने मॉर्निंग में जो अभी मॉर्निंग में आपने बताया कि हम क्या क्या ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। तो मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं तो हम पानी वगैरह पीते हैं, तो वो गुनगुना पानी या फिर पानी में कुछ एप्पल साइडर विनेगर या कुछ भी लाइक जो आजकल बोला जाता है कि डिटॉक्स वाटर एंड ऑल। तो इसके बारे में बताइएगा कि हम सुबह उठकर अगर हमें सुबह उठ के हमें सबसे पहले पानी में क्या डालकर पिएं, सादा पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। कोई साइंटिफिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है मैम। अच्छा। जो आप बात कर रहे हैं डिटॉक्स वाटर, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आप ऐसे भी ले सकते हैं, बट डिटॉक्स वाटर पे पैसे ना खर्चना है तो बेटर है। अच्छा, मतलब कमर्शियल डिटॉक्स वाटर ज़्यादा, आप खुद का डिटॉक्स वाटर बनाएं, उसमें आप मतलब नॉर्मल वाटर पीने में कोई दिक्कत नहीं है। सुबह ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठ के ही पानी पीना है। अच्छा, मॉर्निंग के ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठते ही आपको पानी पीना है, नहीं पीना अच्छा, है। ये भी इट्स नॉट अ रूल, इट्स नॉट, मतलब क्योंकि मैं तो आपकी साइंस की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहीं हमारी किताब में नहीं लिखा कि पानी ही पीना है सुबह उठ के। ये मॉर्निंग में उठ के पानी, मतलब ऐसा नहीं कि लिखा है। एग्जैक्टली। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाय या कॉफ़ी आप खाली पेट ना लें, रिफ्लक्स बढ़ाती है, और उसके एकदम बाद आप खाना ना लें, क्योंकि कॉफ़ी और टी आपका आयरन अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। अच्छा। आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है हमारे शरीर में जो ब्लड बनाने का काम आता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी लें, या उसके 1 से 2 घंटे बाद ब्लैक कॉफ़ी लें। और अगर आप प्रोटीन की मात्रा ब्रेकफास्ट में रख सकते हैं विद आलमंड्स, बादाम, अखरोट, एग्स, पनीर, तो बहुत अच्छा है। और चाय के लिए बताइएगा, चाय क्या बहुत ख़राब है? क्योंकि बहुत सारे चाय लवर्स हैं। ख़राब नहीं है, चीनी ना डालें। अच्छा, चीनी ना डालें। और अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम पे हैं तो दूध देखें कौन सा डाल रहे हैं। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, फुल क्रीम दूध यूज़ करेंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन टोन करना चाहते हैं, मतलब वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो डबल टोन्ड ऑब्वियसली बेटर रहेगा, और दूध की मात्रा कम रखें, आधा दूध आधा पानी रखें। हाँ, तो जनरली वो बेटर रहेगा कैलोरी इनटेक को ध्यान में रखते हुए। ओके। अगर आप पूरा चाय पत्ती, कुछ लोग पीते हैं ना कि पूरे दूध में पत्ती डाल के पीते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कैलोरी देगा अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं। और गट के लिए भी जानना चाहूँगी, गट के लिए चाय कुछ बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। चाय के साथ आप क्या खा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैदे वाले बिस्किट खा रहे हैं तो मत खाइए। और चाय के साथ अगर पराठे खा रहे हैं तो वो तो मैम, पराठे तो डेफिनेटली आपको आपकी गट हेल्थ के लिए कहीं भी अच्छे नहीं है। पराठे नहीं अच्छे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 साल पहले मैं 107 किलो का था। बाप रे। अभी मैं 70 kgs का हूँ। तो वो सब मैंने मेनली 2 साल पहले, 2 साल पहले, 2023 से अब तक की जर्नी है मेरी। अच्छा। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरा जो रहा है, मैंने अनाज और चावल 2 साल नहीं खाया था। अनाज और चावल, और अब स्टार्ट कर दिया आपने? अब मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ एक मील में,
अब मैं एक मील में कुछ भी खा लेता हूँ, बाकी कोशिश करता हूँ कि मेजर टाइम फ्रूट्स, ब्लैक कॉफ़ी, आलमंड्स, वॉलनट्स, एग्स, इसको ज़्यादा कंज्यूम करूँ। ओह, तो अच्छा, तो उस टाइम जिस टाइम आप ओवरवेट थे तो उस टाइम आप पराठों का ज़्यादा मतलब सेवन करते थे? मैम उससे ज़्यादा मैं सेडेंटरी था और मैं कुछ भी खा रहा था, क्योंकि मैं भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा था अपने करियर में। तो वो प्राइमरी गोल ये नहीं था मैं क्या खा रहा हूँ, तब प्राइमरी गोल था कि मैं कैसे अपने आप को एक, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ऑब्वियसली मैंने इतने साल मेडिकल कॉलेज में बिताए हैं, मैं कैसे एक अपने को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ अपनी एक ओवर कॉम्पिटिटिव फील्ड में, वर्ल्ड में। जी हाँ जी। तो प्राइमरी टारगेट वो था। विद टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि किसी पेशेंट ने मेरे को बोल दिया कि आप खुद भी तो मोटे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पेशेंट को समझाने के लिए पतला होना पड़ेगा। फिर लकीली रास्ते में थोड़ा सोशल मीडिया भी पॉपुलर हुआ, तो मुझे और रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं फिट नहीं होऊंगा तो मैं कैसे गट हेल्थ की बात करूंगा, मैं कैसे फैटी लिवर की बात करूंगा। तो उसकी तरफ मैंने काम किया, क्योंकि एक विजुअल परसेप्शन भी एक इंसान की लाइफ में ज़रूरी होती है। एग्जैक्टली। तो अब कोई फिटनेस ट्रेनर है, अगर वो खुद भी फिट नहीं होगा तो फिर वो दूसरों को बता भी नहीं सकता। तो फिर जैसे जैसे मतलब इम्प्रूव करते हैं हम अपने आप को, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। तो मेरी मैनेजर, मैंने बैठ के बात करी कि हमें अटायर भी देखना पड़ेगा कि हम क्या पहन के वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरा हमने वार्डरोब रीसेट किया। तो मतलब वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आप तो साइंस की बात कर रहे हो, बट इंसान तो सिर्फ अपनी आंखों से जज कर रहा है। आँखों से प्लस आपके दिमाग में, आप आँखों से देख रहे हो प्लस आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, एंड उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं अब जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि वर्स्ट हैं, बेकार हैं बिल्कुल। कौन कौन से फूड कॉम्बिनेशंस, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी, किसी के साथ कुछ भी खाते रहते हैं। तो लोगों को नहीं पता है कि कुछ भी खा लेते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि कौन कौन से फूड कॉम्बिनेशन आपके घर। मैम कॉम्बिनेशन से ज़्यादा मैं आपको ये बता पाऊंगा, किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपके लिए जहर है जी। चाहे वो पिज्ज़ा हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो किसी भी तरह से प्रोसेस्ड फूड जो आपको मार्केट में मिल रहा है वो बेकार है, जहर है। दूसरा, कुछ भी तला हुआ जहर है आपके लिए। अच्छा। चाहे वो समोसा हो, चाहे वो ब्रेड पकौड़ा हो, चाहे वो कोई भी पकौड़ा हो, वो आपके लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। ठीक है। चीनी आपके लिए जहर है, किसी भी फॉर्म में बेकार है। राइट। फ्रूट जूस आपके लिए जहर है। फ्रूट बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें फाइबर है, लेकिन फ्रूट जूस में सीधा फ्रक्टोज है। दो तरह का शुगर मेनली हम लेते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का पाथवे बिल्कुल अलग है एब्जॉर्प्शन का, फ्रक्टोज सीधा आपके लिवर में जाके फैट में कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज, यस। तो आप जब फ्रूट जूस ले रहे हैं तो ना लें, आप फ्रूट्स ले लें, वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, राइट। तो अल्कोहल, ये सब आपकी पूरी तरह से जहर है किसी भी फॉर्म में। इसको किसी चीज़, इन चीज़ों को आप किसी चीज़ के साथ कंबाइन कर लीजिए, तो सबके साथ खराबी होगी, सबके साथ जहर है। तो यही चीज़ें हैं जो आप अगर अवॉइड करते हैं, आप वेट लॉस भी करेंगे, आपकी गट हेल्थ भी बेटर होगी, आपके हेयर भी बेटर होंगे, आपकी स्किन भी बेटर होगी, आपके नेल्स भी बेटर होंगे, आपका न्यूट्रिशन भी बेटर होगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर होगी। तो ये बताइए, जैसे कि अभी आपने बोला कि सारे पैकेज्ड फूड जो है वो बेकार होते हैं, बट वंस इन अ वाइल्ड कि जब हम उसे खाते हैं तो उसके साथ जैसे मैं बात करना चाहूँगी, पिज़्ज़ा ले लीजिए या बर्गर ले लीजिए, उनके साथ एक कॉम्बिनेशन होता है कोल्ड ड्रिंक का। तो बोला जाता है कि भाई इसके दोनों साथ जहर है मैम, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों कॉम्बिनेशन का डबल, मतलब अकेले ही दोनों जहर हैं। अकेले ही दोनों जहर है ना। कोल्ड ड्रिंक तो एक एरिएटेड है, दूसरा इतना सारा प्रेजर्वेटिव है और चीनी है। चीनी तो बहुत ही ज़्यादा है ना। ओके, सो अब मैं जानना चाहूँगी कि एक जो बहुत सारी बातें इस पे भी आती हैं कि चावल और रोटी, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, हेल्थ के लिए भी या गट हेल्थ के लिए भी, फिटनेस के लिए भी। तो चावल और या रोटी, इनमें से गट के लिए कौन सा, गट फ्रेंडली कौन सा है? मैम दोनों मात्रा पे डिपेंड करता है। अच्छा। और अगर आप ओवरऑल देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर देता हूँ मैम, जो भी आप खाने पीने की बात कर रहे हो ना, वो वेट रिलेटेड है जी। आपकी जितनी भी हाइट है, आप मेल है फीमेल हो, सपोज आप 5 फुट 8 इंच के हैं, एक एवरेज इंडियन मेल की हाइट है जी। 5 फुट 8 इंच का मतलब है 170 सेंटीमीटर। आपका मैक्सिमम वेट 70 किलो होना चाहिए। कितना आपने बताया? मतलब अगर आपका 5 सेंटीमीटर में जो हाइट है उससे 100 माइनस कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। अगर आप 6 फुट के हैं तो 180 सेंटीमीटर, तो आपका मैक्सिमम वेट 80 किलो होना चाहिए। अगर आप उस वेट में हैं, आप कुछ भी सही मात्रा में खा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपका वेट इंक्रीज ना करे, क्योंकि मोटापे से भी आपको गट हेल्थ खराब होती है। मोटापे से आपको फैटी लिवर होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, डायबिटीज़ होता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और आज के टाइम पे मोटापा एक एपिडेमिक है, बहुत कॉमनली लोग मोटे होते हैं।
उसमें इन चीज़ों का रोल आता है क्योंकि इंडिया एक प्रीडोमिनेटली कार्ब रिच सोसाइटी है। जब हम बैठते हैं तो हम इमोशनल ईटिंग करते हुए, वैसे आपने देखा होगा कई बार कॉलेज में जब आप थे तो दोस्त बैठे हैं, एक दोस्त कह रहा है मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, हाँ, लेकिन वो साथ में है तो। और आपने कुछ अपने लिए मंगाया और जिसको नहीं लग रही थी वो ज़्यादा खा गया। हाँ, ऐसा होता है बिल्कुल। तो वो अनकैलकुलेटेड इमोशनल ईटिंग जो है वो आपकी गट हेल्थ, आपके वेट, सब चीज़ों के लिए बुरी है। तो वो एक्चुअली रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप एक जो कोला आती है उसमें देखेंगे कितनी सारी, इतनी सी कोला में कितनी सारी कैलोरीज होती हैं जो वेस्ट कैलोरीज हैं, आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं देती, कुछ नहीं देती। इट इज़ वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग। और वो थोड़ी सी होती है लेकिन लोग उसको मैम बहुत बट ना आप ये बात समझेंगे, बड़ा फनी है, मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ ये ना अक्वायर्ड टेस्ट होते हैं। जैसे सपोज करिए आप, बहुत सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं मैं चावल रोटी के बिना नहीं रह सकता। तो मेरा उनसे सवाल होता है कि आप इंडिया में पैदा हुए, आपके हाथ में नहीं था, अगर आप चाइना में पैदा हुए होते तो आप इस टाइम पे सांप खा रहे होते मेरे साथ बैठ के। मैं आपको देख के बोलता कि ये क्या है, आप मेरे को देख के बोलते कि ये क्या है। ये अक्वायर्ड टेस्ट है। जैसे मुझे 7 साल हो गए मैंने चीनी नहीं खाई। अभी आप कॉफ़ी पे हमारा डिस्कशन हो रहा था अच्छा, कि इस तो कॉफ़ी आपके साथ मेरे साथ कि नहीं इसमें चीनी है, इसमें नहीं चीनी है। नहीं है। तो अब मेरा ये हाल है कि मैं कोई भी चीनी की चीज़ पीते ही मुझे उल्टी आती है, ओ ऐसा भी हो गया। मुझे नौजिया होता है, मैं पी ही नहीं सकता। तो अक्वायर्ड है ये। जो लोग कहते हैं हो नहीं सकता, वो आदत है। आपने और तरह की दुनिया देखी नहीं है कि और भी दुनिया में अलग तरह से जीने का तरीका है, आपने यही देखा है और यही आप जी रहे हैं और यही आपके लिए हाँ, कि मतलब आपको सच लगता है कि चीनी के बिना वर्ड है ही नहीं। लेकिन एक लोग हैं जिन्हें चीनी से उल्टी भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने ये जैसे कि भी आपने बोला कि हम चाइना में होते, तो जो आपने भी एग्जांपल दिया, सो मैं अब ये जानना चाहूँगी, अभी तक हम लोग ये सारी बातें कर रहे थे कि फास्ट फूड एंड ऑल, अब मैं वेज और नॉन वेज पे आऊँगी। वेज और नॉन वेज गट के लिए, मतलब नॉन वेज, वेज तो हमने करी बात, नॉन वेज की बात करूँगी कि वो बोला जाता है कि नॉन वेज जो है वो गट के लिए ठीक होते नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वेजिटेरियन की तरफ रुख कर रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा। मैम थोड़ा पर्सनल, देखिए रिलीजियस एंगल नहीं दूंगा इसको। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, बट आप इसे एज अ साइंस मुझे बताइएगा और बताइएगा कि क्या वजह है कि मतलब है ऐसा कि, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि अगर आप मतलब अगर आप कुछ वैसे ले रहे हो, नॉन वेज ले रहे हो, तो वो भी तो किसी का अंग है या जो भी चीज़ें हैं। वो तो इमोशनल बात होगी ना, वही मैं कह रहा हूँ। इमोशनल और रिलीजियस बात बात नहीं कर रहा, मैं जी, साइंटिफिक हाँ, बात एकदम करता हूँ। साइंटिफिक बताइएगा। 2 तरह का नॉनवेज फूड होता है, व्हाइट मीट और रेड मीट। जी। व्हाइट मीट में मेनली सी फूड और चिकन आता है। रेड मीट में सारे मैमल्स जो हो गए आपके, गोट, बफेलो, काओ, जो भी मतलब दुनिया में खाते हैं, राइट। आपकी गट के लिए व्हाइट मीट में कोई दिक्कत नहीं है। वाइट मीट में मतलब जैसे कि चिकन, सी फूड, ओके, ठीक है। पर प्रेपरेशन का काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर आप ग्रेवीज खा रहे हैं, अगर आप फिश फ्राई खा रहे हैं, अगर आप बटर चिकन खा रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा। अगर आप ग्रिल्ड चिकन खा रहे हैं, अगर आप क्या कहते हैं रोस्टेड चिकन खा रहे हैं, आप ग्रिल्ड फिश खा रहे हैं, आप ग्रिल्ड प्रॉन्स ले रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बल्कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड का भंडार है फिश। हाँ, जैसे आपने सुना होगा कॉड लिवर ऑयल लोग लेते हैं कॉड लिवर क्योंकि वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन उनको ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड अच्छा, हाँ, वो मतलब बोला जाता है, बट वो होता तो नॉनवेज ही है ना शायद। पर वो मतलब ऑब्वियसली फिश से ही बनता है, बनता तो बट वो कम से कम आप फिश नहीं खा रहे तो लोग खुश रहते हैं। जैसे आपने बताया आपका नाम, आप मिश्रा जी हैं, जी, मैं वत्स हूँ, तो हम दोनों ब्राह्मण हैं। तो मैं अपनी पूरी फैमिली का अकेला नॉन वेजिटेरियन हूँ, बिकॉज वो भी मैं मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में रहता था, तो मजबूरी में सर्वाइवल के लिए करना पड़ा। और मैं नहीं हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन। कुछ टाइम में मेरी मदर, मेरी वाइफ, सारे मतलब दे आर प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन, तो मतलब मेरे को तो घर पे लाना भी अलाउड नहीं है। मैं भी अब ऐसा हो गया, बाहर चले गए, मिल रहा है तो खा लिया टाइप्स। खा लिया टाइप। तो बट जो मेरी वेट लॉस की जर्नी थी उसमें नॉनवेज ने डेफिनेटली रोल प्ले किया। तो अच्छा, वेट लॉस की जर्नी बिल्कुल किया, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट है वो, काफ़ी प्रोटीन रिच डाइट है अगर सही तरह से ली जाए तो। और वेजिटेरियन फूड में सबसे बड़ा चैलेंज प्रोटीन की कमी ही होती है अगर आप ओवरऑल देखें तो। साइंस की बात कर रहा हूँ, बीइंग अ वत्स ब्राह्मण, मैं कहीं पे भी ऐसी बात नहीं कर रहा जो किसी को हर्ट करे। जी बिल्कुल, राइट। मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप जैन हैं, आप गुप्ता हैं, आप अग्रवाल हैं, आप शर्मा हैं, आप मिश्रा हैं, आप मत खाइए नॉनवेज, बट फिर वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बढ़ाइए। राइट। वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन में पनीर आता है, सोया आता है, टोफू आता है, बादाम आते हैं, अखरोट आते हैं, कुछ फ्रूट्स आते हैं, स्वीट पोटैटो आता है, इनको बढ़ाइए। ठीक है। अगर आप स्प्राउट्स ज़्यादा खाइए। घोड़ा वेजिटेरियन है मैम, पर आप एक गाड़ी की पावर भी हॉर्स पावर में मेजर करते हो, घोड़ा चने खाता है। तो अगर आप सही चीज़ खा रहे हैं तो फिर भी आप प्रोटीन का मेकअप कर सकते हैं। अब कुछ वेजिटेरियन भी, हम भी मतलब जो
हिंदू वेजिटेरियन होते हैं वो भी थोड़े दोगले होते हैं, तो आधे बोलते हैं कि अंडा वेज है तो मैं अंडे खाता हूँ, हाँ बोलते तो आधा हैं बोलते कि हैं मैं अंडा नॉन वेज है तो मैं अंडा नहीं खाता। तो कहते हैं 3 तरह के लोग होते हैं, एक वेजिटेरियन, एक एगिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। हाँ, एक एगिटेरियन होते हैं अलग। तो ये भी है वो जी। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम एक काफ़ी प्रोग्रेसिव सोसाइटी रहे हैं, तो हम में सब कुछ चलता है। कुछ लोग ट्यूसडे को नॉन वेज नहीं खाते हैं, हाँ, कुछ कुछ लोग केवल करी खाते हैं। हाँ कुछ लोग एग्जैक्टली कुछ लोग ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नहीं खाते हैं। तो वो सारी बातें ठीक है, बट अगर आप ढंग से नॉन वेज फूड खा रहे हैं तो मैम आप आज भी देख लीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजॉरिटी वर्ल्ड जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। हम्म, आप इंडिया से बाहर चले जाइए, कोई भी एक और जगह बता दीजिए जहाँ पे आपको वेज खाना आराम से मिल जाएगा चलते फिरते, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, तो वो एक सर्वाइवल थोड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है। हाँ मतलब नहीं, आज के टाइम पे धीरे आज के धीरे टाइम कम पे हो धीरे रही है, कम हो रही है, बट हाँ। जिस टाइम पे मैं यूएस में था या मैं इंग्लैंड में था तब डेफिनेटली सर्वाइवल प्रॉब्लम थी। आज से 10 साल पहले के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सब्सटैंशियल टाइम दोनों कंट्रीज में बिताया है, तो अच्छा, मेरे को वेज खाना नहीं मिलता था। तो नहीं तो वही टाइम था जब मुझे थोड़ी बहुत आदत लगी कि मुझे खाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या कहते हैं, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इसमें कुछ बुराई नहीं है, बट आप अपनी बिलीव्स को मारो वो भी ज़रूरी नहीं है। जी। तो पर हाँ, गट हेल्थ के लिए ओवर्ट रेड मीट खाने में दिक्कत है। रेड मीट, रेड मीट में आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि फाइबर बिल्कुल नहीं है, और आपको कोलॉन कैंसर का रिस्क भी डेफिनेटली बढ़ता है। अच्छा कोलन कैंसर, अच्छा ओके। और फिश जब आप खाते हैं तो स्मोक्ड सॉल्टेड फिश नहीं होनी चाहिए, उससे भी गैस्ट्रिक और कोलॉन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सो अब मैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों पे बात करूँगी कि कौन कौन से हैं जो हम ले सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताइएगा। मैम प्रीबायोटिक्स का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो बाहर जिंदा हैं और अंदर जाके गुड बैक्टीरिया हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो आंतों में गुड बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। समझ रहे हैं? हाँ तो अभी ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं हमारे लिए, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल फॉर्म्स में लेना है हमें। क्या क्या ले सकते हैं? दही, केफिर, योगर्ट, कई लोग ग्रीक योगर्ट लेते हैं, लस्सी, सैलड्स, फ्रूट्स। जितने फ्रूट्स उतना बढ़िया। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, 2 एप्पल्स अ डे कीप्स द डॉक्टर ट्वाइस अवे। अच्छा, और जितने कलरफुल फ्रूट्स उतनी ओवरऑल आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छे। कलरफुल मतलब जितने कलर आप ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, बनानास, गुआवाज, ऑरेंजेस, एप्पल्स, चेरी टार्ट, सब बहुत बढ़िया। अच्छा। सो एक फर्मेंटेड फूड होते हैं जिसमें कांजी वगैरह हैं, और भी बहुत सारे होंगे जिसका मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो उनके बारे में बताइएगा कि ऐसे जो ड्रिंक्स होते हैं या जो फूड होते हैं वो कितना हेल्पफुल होते हैं हमारे गट के लिए। मैम फर्मेंटेड फर्मेंटेड फूड्स तो बहुत अच्छे हैं हमारे गट के लिए। कांजी में फर्मेंटेड कैरेट्स और फर्मेंटेड बीट रूट्स जो काफ़ी टाइम तक रखी जाती हैं, उनका जो पल्प हटा के जो लिक्विड बचता है वो लिया जाता है। वो भी ऐसे सारे जो लिक्विड्स हैं वो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, बिकॉज फर्मेंटेड फूड्स जो हैं, कर्ड भी एक फर्मेंटेड फूड है, पनीर भी एक फर्मेंटेड फूड है, ये सारे फर्मेंटेड फूड्स हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम थोड़ा सा इस पे आएंगे कि एक तो लाइफस्टाइल में हम लोगों ने स्ट्रेस पे बात कर ली, अब हम थोड़ा सा नींद पे आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गट के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। उसके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरह से गट हेल्थ को, जो नींद जो है वो गट हेल्थ को कितना प्रभावित करता है, कैसे? डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों करता है मैम। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखिए, स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी आपकी नींद पे सबसे पहले आती है, राइट? अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, आपकी नींद खराब होगी, और स्ट्रेस आपके गट हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जो हम बात कर चुके हैं। दूसरी चीज़ में, आपने जेट लैग का नाम सुना है? हाँ, जेट लैग का नाम सुना है। तो जेट लैग का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, मुझे रात को 10 से 12 बजे के बीच में नींद आती है, सुबह 6 से 8 के बीच में खुल जाती है, फिर पूरे दिन में काम करता हूँ, रात को दोबारा नींद आ जाती है। अब मैं यहाँ से यूएस जाता हूँ तो वहाँ पे टाइम बदल गया, तो इंडिया के रात के 10 बजे मुझे नींद आ रही है, चाहे वहाँ पे सुबह के 10 बजे हुए, और मैं उस टाइम पे उठ गया जहाँ पे इंडिया के 6 से 8 बजे हुए, और इसको कवर करने में मुझे 72 घंटे से 120 घंटा लगता है। ये इसलिए कि जो गट सेरोटोनिन बनाता है वो एक एंजाइम होता है, पैरा एन मिथाइल ट्रांसफरेज, जो उसे मेलाटोनिन में कन्वर्ट करता है। तो ये जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की साइकिल है, ये इसको डायurnal वेरिएशन या बायोलॉजिकल क्लॉक होती है दिन की, डायurnal वेरिएशन, राइट? तो सेरोटोनिन जब बढ़ता है तो वेकफुलनेस बढ़ती है, ओके। मेलाटोनिन रात में जब कन्वर्ट होता है तो नींद आती है। आपने सुना होगा मेलाटोनिन बहुत लोग नींद के लिए भी लेते हैं जिनको नींद नहीं आ रही होती, उसका यही कारण है। तो सेरोटोनिन ही तो आपका स्ट्रेस
और स्लीप से रिलेटेड है। तो अगर आपका मेलाटोनिन ढंग से नहीं बन रहा, मतलब सेरोटोनिन भी ढंग से नहीं बन रहा, तो इसीलिए अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है तो गट से डायरेक्टली रिलेटेड है। वो डायरेक्टली है ना, क्योंकि सेरोटोनिन मेलाटोनिन तो गट से ही आ रहा है ना। क्योंकि अगर एक बार नींद नहीं आती है तो उस टाइम पूरा टाइम आपका पेट जो है वो अजीब अजीब सा होता रहता है, आप गट जो है वो अनईजी फील होता रहता है, पूरे पेट में कुछ अनईजी होता है बिल्कुल। कि भाई रात में सोया नहीं है तो फिर सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा, तो यानी कि ये है नींद के लिए। अब मुझे ये बताइएगा कि खाना खाने के बाद तुरंत सोना, मतलब वो अच्छा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। वो गट के लिए कितना खराब होता है या क्या मैम है? आप समझिए कि खाना, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब हम खाते हैं तो पेट में 4 घंटे के लिए रहता है। तो अगर आप लेट जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको रिफ्लक्स होती है, एसिड रिफ्लक्स, खाना रिफ्लक्स। हाँ, अच्छा, कई बार ऐसा होता है रात में जब आप सो रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा बहुत वॉक करके, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता और रात में थोड़ा देर रात में हमने खाना खा लिया, एंड जब हम सोने जाते हैं तो रात में कई बार कुछ ऐसा होता है कि जैसे यहाँ तक आता है और फिर अचानक से इंसान मतलब उठ जाता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे साथ एक बार 2 बार हो चुका है, तो उठ जाते हैं तो अचानक से ऐसे लगता है कि पूरी नाक भी ऐसे हो गया। वही रिफ्लक्स होता है मैम। तो वो क्या है, मतलब वही रिफ्लक्स होता है ना, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट ले लिया ना आपने। अब सीधे खड़े हैं, चल रहे हैं, हाँ, तो एक तो आपकी आंतें ज़्यादा मूव कर रही हैं, हाँ, ऊपर से वो खाने को ऊपर आने में दिक्कत हो रही है। ओके, इसलिए कहा जाता है ना, कम से कम 3 घंटे का गैप रखिए खाने और सोने के बीच में, क्योंकि आपका पेट एम्प्टी हो जाता है, आपको रिफ्लक्स नहीं होता। बल्कि जो हमारे GERD के पेशेंट्स हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको ये बताया जाता है कि आप खाने और सोने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप रखेंगे और अपना हेड एंड ऑफ द बेड को एलिवेट करेंगे, अच्छा, कि रिफ्लक्स कम हो। तो डेफिनेटली अगर आप खाते ही लेट रहे हैं तो आपको रिफ्लक्स ज़्यादा होगा, और जो भी रिफ्लक्स होता है आपकी गट हेल्थ के लिए बुरा है। ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगी जो आजकल जो चल रहा है, खैर वो तो मोटापे के लिए भी होता है या मतलब फिटनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओवरऑल हेल्थ के लिए होता है, जो बोला जाता है 7 बजे से पहले सूर्योदय और सूर्यास्त, तो उसके बारे में बताएंगे कि गट हेल्थ और। बिल्कुल मैम, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग बोलते हैं इसको जी, और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी बेटर है। अगर आप सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच में ही खाना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी के लिए और आपकी बॉडी की क्लॉक के लिए बहुत अच्छा है। आपको वेट कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा, आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, आपकी गट हेल्थ में भी हेल्प करेगा, आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में भी हेल्प करेगा। सो जैसे कि अगर आप मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग की अभी बात आपने की थी, जो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो क्या गट हेल्थ इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौर, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग का गट हेल्थ से कुछ अच्छा कनेक्शन है? मैम वही वेट लॉस का है ना। बेसिकली क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, आप ना टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग ही कर रहे हैं। जनरली लोग 16 से 18 घंटे खाली पेट रहते हैं, 6 से 8 घंटे में खाते हैं। तो वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या खाली पेट भी गट मतलब सही रखता है, गट के लिए सही होता है? क्योंकि मैम वही मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो गट से ज़्यादा कैलोरी इंटेक से रिलेटेड है। अच्छा, वही मतलब होता है। जैसे मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में भी बताया कि मैं आपको ये पैसे के मामले में समझाता हूँ कि आपका सेविंग अकाउंट है। आप जब डे टू डे खर्चा करते हैं तो आपका क्या एम होता है कि जो डेली कमाई है उसी से खर्चा चले और सेविंग्स में ऐड हो, आपकी सेविंग बढ़ती जाए, राइट। अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए रिजर्व्ड कैलोरीज से। अब आपकी रिजर्व्ड कैलोरीज है, आपकी बॉडी में रिजर्व कैलोरीज है, और आप कुछ खा रहे हैं जो कैलोरीज आ रही हैं, और जो आप काम कर रहे हैं कैलोरीज जब बाहर जा रही हैं। अच्छा। तो अगर आपको मोटापा कम करना है तो आपका खर्चा ऑफ कैलोरीज ज़्यादा होना चाहिए और आमदनी कम होनी आमदनी चाहिए, कम तभी आपकी रिजर्वोयर कैलोरीज काम करेंगी। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस कराती है, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग वेट लॉस कराती है, इसलिए आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी है। अच्छा। डायरेक्ट कोई ऐसा रोल नहीं है, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग में एसिडिटी के इशू ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं होता और उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है उससे। मैम इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंडेड भी नहीं है। आई थिंक आपको टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग या मल्टीपल स्मॉल मील्स अवॉइड ओवर ईटिंग ही करना चाहिए, है ना? यस। ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे जो फूड्स हैं, जैसे अभी आपने बहुत सारे फूड्स बताए, इसके अलावा कुछ ऐसी कुछ ड्रिंक्स ऐसी आप बताएंगे जो मतलब हमारे गट के लिए बहुत अच्छा हो, जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे पानी होता है, जैसे अजवाइन पानी एंड ऑल, ये सब कुछ जो घरेलू नुस्खे होते हैं। मैम नींबू पानी बहुत अच्छा है आपके लिए, अच्छा, गट के लिए। शुगर जितना कम डालें, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत रिच है, ठीक है, राइट। हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है अगर आप दूध पी पाते हैं तो। ठीक है। और आप जितने भी आप व्हाट डू कॉल शेक्स बनाते हैं, शेक्स जैसे मैंगो शेक। हाँ, मतलब अगर आप गर्मी में मैंगो शेक पी रहे हैं, आप डायबिटिक नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ,
तो उसमें आप दूध की मात्रा कम करके, आधा दूध आधा पानी करके, मैंगो डाल के, हर तरह के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अच्छा। वो आपकी गट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कुछ ऐसी ड्रिंक्स होती है जैसे कोम्बुचा, ये भी कोम्बुचा फर्मेंटेड ड्रिंक्स जो हैं, जैसे आपने कांजी की बात करी, ये भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। छाछ, बिल्कुल, आम पन्ना, ये बहुत अच्छे हैं। कर्ड भी एक तरह का ड्रिंक है, अगर उसको लस्सी में कन्वर्ट कर दे तो ये सब काफ़ी अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें ओके। अब मैं जानना चाहूँगी जो मतलब कुछ जैसे गट के लिए जो हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं, मतलब उसके लिए जो डायग्नोस के लिए हम लोग टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो क्या मतलब तरीका है कुछ गट को मतलब टेस्ट करने का या फिर डायग्नोस करने का? मैम बहुत सारे तरीके हैं, बता दीजिए। डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स जी। जैसे आपके स्टूल टेस्ट से गट हेल्थ पता लग सकती है। अच्छा। आपके एंडोस्कोपी से पता लग सकती है, आपके अल्ट्रासाउंड से काफ़ी कुछ पता लगता है, आपके सीटी स्कैन से पता लगता है। डिपेंड करता है, केस बेस्ड है ये। आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन बिना डॉक्टर के बताए हुए नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो आपको कोई दिक्कत है, आप डॉक्टर को दिखाएं, तो वही टेस्ट होना चाहिए जो डॉक्टर आपको बोले। ओके। सो एक तो ये है कि एक और चीज़ है जो गट हेल्थ के लिए ये कहा जाता है कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह, प्लास्टिक का यूज़ ना करें, तो उसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा। मैम बिल्कुल, प्लास्टिक पर्टिकुलरली अगर प्लास्टिक हॉट, जैसे मतलब आपने कुछ भी प्लास्टिक में आपने माइक्रोवेव किया है, या प्लास्टिक की बोतल आपने गाड़ी में छोड़ दी है जो गर्म हो रही है, तो प्लास्टिक रिलीज होता है खाने में और पानी में। वो प्लास्टिक आपको बहुत लोगों में ब्रेन में जाके सेटल होकर आपको ब्रेन की डिजीज भी कराता है। अच्छा। तो गट हेल्थ से ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए बहुत बुरा है वो। ओके। तो प्लास्टिक्स आपको अवॉइड ही करनी चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए प्लास्टिक्स। सो अब हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें फैक्ट्स और मिथ्स नहीं पता। सो आप बताइएगा कि सही या गलत, ठीक है? सो ये हैं कुछ फैक्ट्स या मिथ्स, वो आप बताएंगे। पेट साफ होना मतलब गट हेल्दी है? पार्टली ट्रू। हर रोज़ लैक्टेसिव लेना जो है वो कब्ज़ का इलाज है? इलाज तो नहीं है। ओके। मतलब लैक्सेटिव हर रोज़ लेना आपका पेट साफ करने में हेल्प कर रहा है, मतलब आपको साथ में कोई बीमारी चल रही है। आप सिम्टम ट्रीट कर रहे हो, बीमारी नहीं। तकलीफ को ट्रीट कर रहे हो, बीमारी को नहीं। गट के लिए फाइबर सबसे अच्छा है? बहुत अच्छा है। ओके। सुपर पावर है, सुपरमैन है। ओके। फाइबर में हम क्या ले सकते हैं? वे क्वेश्चन भी बता दीजिए फटाफट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर ऑल फाइबर। ओके। सो मैं सिलियम हस्क यानी कि जो इसबगोल की भूसी है उसके बारे में जानना चाहूँगी, थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैम नेचुरल वेरिएंट पेट साफ करने के लिए अच्छा है। रिकमेंडेड डोज में लिया जाए डॉक्टर के थ्रू तो अच्छा है। एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, तो अब्जॉर्ब नहीं होता है, तो आपकी स्टूल बल्क फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो उस मामले में लिमिटेड यूज में अच्छा है सीलियम हस्क। ठीक है। एक तरह का फाइबर ही है वो। गैस और ब्लोटिंग सिर्फ खराब खाने से होता है? नहीं, गलत। गट हेल्थ का दिमाग से कोई रिश्ता नहीं? गलत है, बिल्कुल। बहुत हमने अच्छे से बात करी, काफ़ी डीप रिश्ता है। बिल्कुल। ग्लूटेन हर किसी के लिए हानिकारक है? गलत है, हर किसी के लिए हानिकारक नहीं है। ग्लूटेन से गट हेल्थ खराब होती है? हर किसी की नहीं, कुछ लोगों की होती है। पर्टिकुलर बीमारी है सीलियाक डिजीज, उनकी होती है। ओके। थोड़ी बहुत गैस भी खतरनाक संकेत है? हो सकता है। डिटॉक्स ड्रिंक से गट पूरी तरह साफ हो जाता है? बिल्कुल गलत। लक्षण नहीं है तो गट पूरी तरीके से हेल्दी है? बिल्कुल गलत। गट हेल्थ की चिंता सिर्फ बुजुर्गों को करनी चाहिए? बिल्कुल गलत। फाइबर जितना खाओ उतना बेहतर? ठीक है, बढ़िया है, खा लो, जितना भी खा सकते हो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रीबायोटिक सप्लीमेंट एक जैसे होते हैं? नहीं। कब्ज सिर्फ कम पानी पीने से होता है? नहीं। गट हेल्थ के लिए बहुत सारा पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेली स्टूल जो है वो नहीं आना, तो इसका मतलब ये कि गट बहुत ख़राब है? बहुत ख़राब तो नहीं है, पर कोई दिक्कत तो डेफिनेटली चल रही है। सो इतनी सारी चीज़ें आपने गट के बारे में बताई। लोगों को नहीं पता है कि गट क्या होता है, क्योंकि लिवर के बारे में लोग जानते हैं, पाचन ही है बेसिकली जो अभी आपने बताया, लेकिन उसके बारे में नहीं किसी को पता कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, गट होता क्या है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स किस किस तरह से आती हैं, ये किसी को नहीं पता। तो आज हमने गट को बहुत अच्छे से समझा और यकीनन सभी लोगों को ये बात समझ में आएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, बहुत सारी जानकारी दी। सो ये जो पॉडकास्ट है इसे आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि इसमें गट के बारे में बातें हैं, वो बातें जो आप लोगों को नहीं पता है, वो बातें जिसे जानना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके जो हम शॉर्ट्स हैं वो भी डालेंगे एंड इंस्टाग्राम पर भी हम इसके रील्स वगैरह शेयर करेंगे, तो उन सभी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
देखते रहिए गृहलक्ष्मी। मिलेंगे अगली बार एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।